तो हम लोगों ने क्या पढ़ना है, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन से पहले हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के पैकेजिंग वगैरह सब देख लिया। हमने ये देख लिया डीएनए किस चीज से मिलके बना होता है। अगर डीएनए के मोनोमर की अगर मैं बात करूं, डीएनए के मोनोमर में क्या क्या होता है दिव्या? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। नो बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड दोनों कैसे हो सकते हैं बाबू? सॉरी, क्या होंगे बोलो, न्यूक्लियोसाइड होंगे या न्यूक्लियोटाइड होंगे? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है बाबू? What all is pyrimidine there? and purines. That is a Wait, part of nitrogenous base and phosphate group and sugar. क्या बात है बच्चों, पढ़ने का मन नहीं कर रहा आजकल? हाँ दिव्या, ये तो तुम्हारे इसमें आ भी रहा है ना टेस्ट में। देन नहीं आम पड़ा है। तो ये तीनों चीज मिलके एक न्यूक्लियोसाइड बनाती है। एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से अटैच होता है। ठीक है, परिणीता कौन सा बॉन्ड होता है दोनों के बीच में? Which bond is present between one nucleoside and another nucleoside? सोनल आप बताओ बेटा। मैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता मेरी जान। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यस, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। वेरी गुड सुफान। Glycosidic bond is present between your nitrogenous base and sugar. इसके बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, एक डीएनए से दूसरा मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा। और दूसरे स्टैंड का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है बच्चों? इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? यस, गुड भूमिका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, सो ये आपने ये चीज पढ़ ली है। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन सिंपली मीन्स इट्स अ कॉपिंग प्रोसेस, ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस additional DNA molecule. This is called as replication. So what do you mean by replication? Copying process of DNA to produce additional DNA molecule. हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी बच्चों, उसमें क्लास 11th में, बचपन नहीं था वो तुम्हारा? लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ी थी, लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? इधर आओ भूमिका, कह रही, सॉरी सोनल, आपका कितने फेज में डिवाइड होती है लाइफ साइकिल राजे? पढ़ चुके हम लोग। मैम 3 फेज। कौन सा है? G1 S फेज और G2 फेज। Okay. Actually, it is divided into two phases. Basically, it is divided into two phases, M phase, and the larger one will be your interphase. Interphase is further divided into three parts. अब कौन से पार्ट होंगे? G0, S, G1 phase. G0, S और G1 phase. इस S phase में replication होती है। इस S phase में replication होती है। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, सो तो सेल साइकिल होती है वो इतने पार्ट्स में आपके डिवाइडेड होती है। इसमें जो एस फेज होता है, दिस एस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। जो एस फेज है यहाँ पर आपकी रेप्लिकेशन होती है। क्लियर है? अब देखो टाइम, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम एंड साइट ऑफ अकरेंस। कब और कहाँ होता है? टाइम एंड साइट फॉर अकरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपकी होगी इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, ड्यूरिंग एस फेज।
एस फेज के टाइम पे होगी। एस फेज में क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम होता है वो इनविजिबल होता है, ये बात याद रखना। अगर मुझे क्रोमोसोम देखना है, नीट स्टूडेंट्स, अगर मुझे क्रोमोसोम देखना है तो मैं किस फेज में देखना चाहूंगी, किस फेज में मैं क्रोमोसोम देख सकती हूँ? कम ऑन। मैम लेट प्रोफेज। मेटा मेटाफेज। गुड विशाल। अंशुल, ये 12th का बच्चा है। मेटाफेज के टाइम पे प्रॉपर कंडेंसेशन हो जाती है आपकी क्रोमैटिन्स की, आपके क्रोमोसोम्स इजीली दिख पाते हैं, ठीक है। तो एस फेज में क्रोमोसोम्स टोटली इनविजिबल होती है, क्लियर है। एंड दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म, इसमें मोस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं। whereas in prokaryotes, prokaryotes के केस में it takes place in the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में होगा and it is a continuous process, इसे हम continuous process बोलेंगे, हमेशा चलता रहेगा। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जो ह्यूमंस के केस में होता है दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मींस half of the chromosome of the parent will remain same, will remain same in the offspring, in the offspring। जो फर्स्ट टाइम बात की गई थी सेमी कंजर्वेटिव के बारे में, द फर्स्ट टाइम, नई बुक पढ़ी, जो फर्स्ट टाइम बात की गई थी कि सेमी कंजर्वेटिव के बारे में, दैट वाज डन बाय टेलर। It was done by the first demonstrated was done by Taylor in the year 1957, in the year 1957। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है ये अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये समझो कि इसका जो एविडेंस है, द फर्स्ट एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, हमेशा याद रखो कोई भी चीज बायो में स्पेशली विदाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट एविडेंस वाज गिवन बाय Mallison and Settle in 1958। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली ये प्रूव हुआ था कि हाँ आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? ओके, अब सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है, ध्यान से देखो। सॉरी, दिस इज योर डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनए की क्या होती है, सेग्रीगेशन होती है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का कौन सा लॉ था ये? द सेकंड। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट था, यस। सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब आपके सेग्रीगेट होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। अब हमें ये पता है ए पेयर विथ भूमिका, ए किसके साथ पेयर करेगा? ए किसके साथ पेयर करता है? एडेनिसिन ऑलवेज पेयर्स विथ
E. थायमिन, कहाँ ध्यान है? G ऑलवेज पेयर विद C, इसके बीच C. में डबल बॉन्ड होता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो यहाँ पर एक अलग स्टैंड बनेगा, यहाँ पर एक अलग स्टैंड बनेगा, ठीक है। फिर भी आपने क्या देखा, 2 DNA बन गए, DNA 1 कॉपी, DNA 2 कॉपी एक से, लेकिन इसमें ब्लैक वाला एज इट इज सेम रहा, इसमें ग्रीन वाला एज इट इज सेम रहा, तो आधी कॉपी सेम रहती है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको मैं प्रॉपरली स्टैंड की फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, AAAATGCT, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन बताएगा? सुफान आप बताओ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस स्टैंड। ए के साथ क्या पेयर करेगा बाबू? T. टी 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 टी, टी के साथ दोबारा A. ए, जी के साथ, C. जी के साथ बेटा सी, सी के साथ जी और इसके साथ ए, ठीक है। अब दोनों स्टैंड को अलग अलग करो सब अपनी अपनी कॉपीज में, कमॉन। टी 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 टी, ए सी जी ए, और दूसरा स्टैंड ए टी जी सी टी, दिख गया? अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करो सब अपने अपनी कॉपीज में। डू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, टी 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 टी, ए सी जी ए टी जी सी ए। क्या ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड सेम है? यस। और क्या ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड सेम है? यस। बस पोलैरिटी चेंज होगी, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका हाफ ऑफ द डीएनए कंजर्व रहे, पहले जैसा रहेगा, उसमें फिर नई चीजें एड अप हो जाएंगी। क्लियर है बच्चा इतना? अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ। चलो इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टिपिकल है, पहले देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते रहे, ठीक है। प्रोसेस बहुत आसान है, बस एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टिपिकल है। आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दे ग्रो E. coli on medium containing N15 आइसोटोप। आइसोटोप N15 आइसोटोप में उसको ग्रो करवाया, ठीक है। N15 आइसोटोप में उसको ग्रो करवा दिया। क्लियर है बच्चों? N क्या करेगा? आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ काम आता है? इन योर नाइट्रोजनस बेसिस बनाने में, तो सारे नाइट्रोजन यहां से ले। सो अल्टीमेटली इससे हमें क्या पता चला कि ई कोलाई जो नया बनेगा उसमें सब में क्या होगा? N15 होगा। इतना क्लियर है? सोनल क्लियर है बेटा? अंशुल क्लियर है बाबू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद उन्होंने एक सेपरेट कॉलोनी बनाई हुई है, इससे सेपरेट है, ये अलग चल रहा है, और सेम क्राइटेरिया दूसरे में है, इसमें दे ग्रो E. coli on media containing N14 आइसोटोप, जिसमें N14 है, जिसमें क्या है? N14 आइसोटोप। क्लियर? सो इसमें क्या होगा? इसका जो सारा E. coli है उसमें क्या होगा? N14 हो जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब हमने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया लिए N15 के और उसको हमने ग्रो करवाया N14। हमने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे लिए जो क्या थे? N15 के थे, उसको ग्रो किसमें करवा दिया? N14 में करवा दिया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये N15 है, ये N14, N15 N14।
अब मैंने क्या किया, 15 को 14 में ग्रो करवा दिया। अब जब ये ग्रो करेगा, अपना ये स्टैंड अलग अलग कर दिया, अब दूसरे स्टैंड में क्या होगा, N14 होगा, दिख रहा है? क्योंकि दूसरे के जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कहां से लेगा, N14 मीडिया से लेगा। तो एक हो गया N15, एक हो गया N14। सिमिलरली N15 और N14। क्लियर है बाबू? अब इसको खोलो, खुद से खोल के देखो, दोनों को फिर से खोलो, ये लो, ये 15 है, 15 है, 14 है, 14। अब N14 में ही हम ग्रो कर रहे हैं, तो जो अब नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उसमें कौन सा होगा, N14 या N15? 14। ये लो, ये ग्रो हो गया, ये ग्रो हो गया, ये ग्रो हो गया, ये ग्रो हो गया, सब में N14 हो गया। ये क्या बन गया, N14 N15, ये बना N14 N14, ये बन गया N15 N14, ये बन गया N14 N14। दिख रहा है? अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि यहाँ पर हाइब्रिड्स भी है, यहाँ पर देखो हाइब्रिड्स भी है। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से सबको? दिस शोज व्हाट कि डीएनए, replication of DNA is semi conservative. Replication of DNA is semi conservative. शुरू करें रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। आ जाओ। मैम हाँ बच्चा, मैम इकोलाई का क्या मतलब होता है? मेरी जान, इकोलाइज बैक्टीरिया, बेवकूफ, कहाँ गई तू, इधर आइयो जरा। ओ तेरे पेट में क्या है, बैक्टीरिया। इकोलाइज बैक्टीरिया। ओके इकोलाई की कोई शेप बताएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ इकोलाई सोनल? I'm rod अंशुल, shape. रॉड शेप, वेरी गुड। एंड गिव मी अ एरिया। हाँ, आ गया याद। नहीं मैं और याद दिला देती हूँ, रुक जा। ई कोलाई में फ्लैजुला होते हैं, एनीवन? डज ई कोलाई है फ्लैजुला? सोनल, अंशुल, दिपरा? यस, ई कोलाई है फ्लैजुला। ई कोलाई के अंदर फ्लैजुला होते हैं, ठीक है? ओके, टेल मी द एरिया इन योर इंटेस्टाइन वेयर ई कोलाई आर प्रेजेंट। लास्ट क्लास में बताया था मैंने नीट के बच्चों, जल्दी बताओ। टेल मी द एरिया इन योर इंटेस्टाइन वेयर ई कोलाई इज प्रेजेंट। नो दिपरा? सीसम, सीसम इज द एरिया। 12th आपको भी पता होनी चाहिए थी ये बात, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट, मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा जहां से डीएनए के जिस पॉइंट से, मतलब फॉर एग्जांपल ये है डीएनए की, अगर इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, सो पॉइंट वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स is called as replicon. This is called as replicon, which has origin of replication, which has origin of replication ori. ओरी प्रेजेंट होगा, जैसे प्लाज्मिड। अच्छा प्लाज्मिड तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, जो मेरे बच्चे हैं 12th क्लास के पास आउट, उसमें जो आपका प्लाज्मिड होता है उसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये वो जगह जहां से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली वन रेप्लिकॉन इज प्रेजेंट, एक ही होगा। तो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगी तो पूरे डीएनए में एक साथ होगी, ठीक है? वंस रेप्लिकेशन स्टार्ट्स,
it will replicate the complete DNA. Whereas in case of eukaryotes, there are many replicons. There are many replicons. जो replication prokaryotes में होगी, it is circular DNA. तो circular replication होगी. Circular replication होगी, and this replication is called as theca replication. This circulation is called as theca replication. Bidirectional होती है. It is bidirectional. Whereas eukaryote में linear replication और linear DNA है. ठीक है, and unidirectional होती है. Sorry, इसे bidirectional होगी. Yes, it is bidirectional. Okay. Now let's start with process of replication. Let's start with process of replication. लिखा नहीं वो पूरा नीचे करके क्या बच्चा लिखा नहीं था? ये ले लो. स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है. सो रेप्लिकेशन begins at a specific site which is called as ORIC and terminates at a specific site called as terminus. क्लियर है? ये चीज इंपॉर्टेंट है. अब पहली चीज रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स, पहला रॉ मटेरियल क्या होगा आपके लिए? आप जो नई चीज ऐड कर रहे हो, क्या नई चीज ऐड कर रहे हो? न्यूक्लियोसाइट्स. न्यूक्लियोसाइट्स, ठीक है. सो न्यूक्लियोसाइट्स आपको जरूरी है मिलना. क्लियर है? लेकिन जो न्यूक्लियोसाइट्स मिलते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, जो न्यूक्लियोसाइट्स एज अ रॉ मटेरियल आपको चाहिए वो मोनो न्यूक्लियोसाइड, मोनो ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको नाइट्रोजनस बेस चाहिए. ध्यान से देखो इधर सब ATGC है. इसके अगेंस्ट में मुझे क्या चाहिए होगा? T चाहिए होगा, A चाहिए होगा, C चाहिए होगा और G चाहिए होगा. लेकिन T के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर. ठीक है, यही चीज हमें चाहिए होगी. हमें न्यूक्लियोसाइड्स चाहिए होंगे. ठीक है, जब हम बात करते हैं उस चीज की, क्या नाम है, डीएनए की, सो कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं? एक न्यूक्लियोसाइड और पूरे डीएनए स्ट्रैंड में कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं? कम ऑन, बोलो बच्चों. एक ही होता है. दैट्स ट्रू. आपको मोनोफॉस्फेट चाहिए होते हैं. ठीक है, लेकिन याद रखो, लेकिन याद रखना है कि आपको जो मिलेंगे, जो सेल में एज अ रॉ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, आपको चाहिए मोनो, मैंने मोनो ट्राई एक साथ लिखा हुआ, सॉरी. आपको चाहिए होते हैं मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट माने AMP. आपको क्या चाहिए? GMP. आपको क्या चाहिए? TMP. और आपको चाहिए CMP. आपको चाहिए ये होगा. लेकिन जो सेल में प्रेजेंट होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, वो क्या प्रेजेंट होंगे? ATP.
GTP, TTP एंड CTP इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस फॉर्म में आपके ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देखो इस तरीके से, ये रहा तुम्हारा एडेनोसिन। एडेनोसिन के यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तुम्हारी शुगर, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। यही था तुम्हारा, दिस वाज वन न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड कब प्रेजेंट है, जब आपके डीएनए में होगा। जब अगर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर दो फॉस्फेट और जुड़े हुए, दो फॉस्फेट और जुड़े हुए होते हैं। और भी, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब इनको ध्यान से देखो, जब एटीपी को मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा, एएमपी में, डीएनए में डालने के लिए आई नीड टू चेंज इनटू एएमपी। इसकी वजह से दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलते हैं। इधर ध्यान दे ले, बातें बाद में कर लियो, फिर समझ में नहीं आएगा। सब देखती हूं मैं। एटीपी विल चेंज इनटू एएमपी, ठीक है, और दिव्या दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज phosphorylation. This is called as phosphorylation. And the enzyme जो ये करता है, that is called as phosphorylase. This enzyme is called as phosphorylase. तो ये पहला रॉ मटेरियल आपको चाहिए। दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए आपको आरएनए प्राइमर। दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए आपको आरएनए प्राइमर। क्या काम होता है, प्रोसेस में बताऊंगी। अल्टीमेटली क्या करेगा, इट विल हेल्प इन एडिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को ऐड करने में इसमें हेल्प करता है। क्लियर है। अब मुझे बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? जोर से बोल दिव्या, सही बोल रही थी, बोल। मैं तेरी लिपसिंग पढ़ी है तो बता, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? परिणीता, क्या बात है भाई, तुम लोग आजकल पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल छोड़ दिया पढ़ना। मैम थर्ड कार्बन से। जोर से। थर्ड कार्बन। यस, इससे जुड़ा हुआ होगा, थर्ड कार्बन के OH से, यही बताया था। क्या बात है परिणीता, आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ रही है बेटा तू, कसम से बता रही हूँ। तो फ्री 3' OH कार्बन ऑफ राइबोज शुगर होना चाहिए ताकि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सके। ठीक है, तो ये जो फ्री 3' OH ग्रुप है कौन देगा, आरएनए प्राइमर देगा। इट विल प्रोवाइड फ्री OH- कार्बन फॉर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। देखो ATGC है, अगर मुझे यहां पर एडिंग करनी होती तो मैं ऐड कर लेती, क्योंकि स्टैंड तो बनता जा रहा है, सी तो है ही, सी में से साइटोसिन में से 3OH ले लेंगे और ऐड करते जाएंगे। लेकिन नीचे कैसे ऐड करूं मैं, नीचे के लिए कुछ हमें प्राइमर तो है नहीं, नीचे हमारे पास राइबोज शुगर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक प्राइमर लगा दिया। मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर लगा दिया, और ये ए का जो 3' OH ग्रुप है, इसके पे हम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाएंगे। समझ में आई ये बात? ये सोनल, दोबारा बताऊं?
बच्चों दोबारा बताना है नहीं बताना है? नो मैम समझ आ गई। समझ में आ गया सबको? जननी, परिणीता, अंशुल, दिव्या, दिव्या दोबारा बताओ, सच्ची बता। ओके, सुफान, विशाल, सुफान दोबारा बताना है बाबू, है ना? हाँ देख, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ ऐड होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसलिए मैंने डीएनए बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है? ध्यान से देखो दोबारा, ये तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है? यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ये दूसरा आपका राइबोज शुगर है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? अब ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, नीचे भी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे तुम्हारा क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। इतना क्लियर है सुफान? अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है? ये वाली बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर जो H होता है, OH होता है, वो बॉन्ड बनाता है। सो अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है, तो इसके नीचे मैं लगा सकती हूँ नया न्यूक्लियोटाइड दिया, जाके वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये A है, यहाँ पर अगर मुझे T लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी? इसके पास थोड़े OH ग्रुप होगा, खुद सोचो, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आरएनए मतलब सिंगल स्टैंड का प्राइमर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या मिल गया? जैसे 3OH डैश फ्री मिल गया। अब यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड करती रहूंगी, नीचे हम ऐड करते रहेंगे जितने भी चाहें, क्योंकि हमें 3OH मिलता रहेगा। लेकिन जब मुझे अपोजिट स्टैंड में कोई ऐड करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी? क्लियर है विशाल? क्लियर है बेटा? मैम हाँ जी, मैम तो आपने वो जो 3 to 5 वाली जो बॉन्डिंग बताई थी 3 to 5 वाली कौन सी मेरी जान? नहीं, हाँ मतलब 3 और फिर 5 पे अटैच होगा, फिर वो 3 से नेक्स्ट पे अटैच होगा, तो ये रहा ना, ये 3, ये देख फिफ्थ कार्बन और ये थर्ड कार्बन, ये तो ना, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? चलो, अब ये आरएनए प्राइमर समझ में आ गया। आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए होगा? दूसरी चीज, तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं भाई इसमें, बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है? तो ये तीन चीज हमें चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाओ स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, आई एम सॉरी, स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, और जिससे पूछूंगी वो जवाब दिएगा, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके भूमिका, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, बोलो, अभी बताया था, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। गुड दिप्रा। दिव्या, दिपरा भी एक नाम की, उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसको गुड बोला है। तेरी आवाज ही नहीं आती मुझे, तो मन ही मन में बोल के खत्म कर देती है। अब बोल, जोर से बोल। भूमिका तो वीडियो ऑफ कर दी। मैम बोला तो क्या सुनाई तो तब भी नहीं दिया? ओरिसी, ओरिसी एक साइट होगी जहां से आपकी रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। इस साइट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इधर देख लिया कर, इधर उधर देखती रहती पूरे टाइम, कभी इधर बहन को कभी उधर बहन को, ध्यान इधर दिया कर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा? याद रखो, और इसी से स्टार्ट होगा। और इसी में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? ए डबल बॉन्ड बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ये रिपीटेटिव बॉन्ड्स, ये रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं।
80 डबल बॉन्ड बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीमेरिक origin बाइंडिंग प्रोटीन। देखो जैसे इस तरीके से ये डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए है, कभी कभी डीएनए बनता नहीं है ना, गुस्सा आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए टी और यहाँ पर टी ए इस तरीके से रिपीटेटिव ऊपर नीचे हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा इसमें। अब एटी रिच की ही क्यों होता है, जीसी रिच क्यों नहीं होता, एनीवन? वाई एटी रिच होगा, जीसी रिच क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से आपका जो डीएनए होगा वो आपका खुल जाएगा इस तरीके से, ये बनाएगा, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। सो अब बताओ 80 क्यों होगा, जीसी क्यों नहीं होगा? मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यस, क्या बात है विशाल, लास्ट तो छा गया। दैट्स ट्रू कि 80 जो होगा उसमें डबल बॉन्ड है और जीसी में ट्रिपल बॉन्ड है। 80 डबल बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी, तो इसको तोड़ने में, टू ब्रेक द बॉन्ड्स इट इज इजियर। तुक्का मारा था या पता था? मैम ये तो भाव पता मत था खाइए। स्ट्रॉन्ग होगा, क्या? स्ट्रेंथ का पता था, बाकी रीजन नहीं पता था। ये भाव बहुत खाता है विशाल, ये ना मैं बताती हूँ, ये उन बच्चों में से है जो छुपके नीट निकाल लेगा और तुम सबको पीछे छोड़ देगा, पहली बता रही हूँ मैं ये। मैम नीट तो दूंगा ही नहीं, क्यों? एनडीए। ओहो, राइट। फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका ये जो बॉन्ड्स होंगे, ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ये ओपन अप होंगे, कोई चीज ऐसे है, ठीक है, उसको खोलना है, बस ये समझो, ठीक है। कोई चीज ऐसे है और उसे खोलना है, तो यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन्स आएंगे, यहाँ पर स्पेशल आपके प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर सोनल कहाँ गई? सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम्स आके बाइंड होंगे, यहाँ पे एंजाइम्स की बाइंडिंग होगी। सो पहला एंजाइम जो बाइंड करेगा यहाँ पर, दैट इज योर हेलिकेज। हेलिकेज, हेलिकेज मतलब जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको ओपन अप करेगा, ठीक है। हेलिकेज यहाँ पर बाइंड करेगा आपका SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करेंगे, जब डीएनए स्टैंड अप हेलिकेज अलग कर देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो है, वो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसको दूर दूर रखने का काम कौन करेगा, SSBs करेंगे। SSBs क्या करेंगे दोबारा, इट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स और नाइट्रोजनस बेस। एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, एक चीज देखो ध्यान से बेटा, ये डीएनए का अगर स्टैंड है ना, ये डीएनए का अगर स्टैंड है
और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। सामने देखो सब, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में इस तरीके से कॉइल्ड अप होते हैं। दिस इज योर डीएनए। ठीक है, ऐसे खोल लो, ये आपका। इसके साथ साथ भी क्या होता है, जो आपका एक स्टैंड है वो आपस में भी हल्का बहुत इस तरीके से ट्विस्टेड होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको, इस ट्विस्टिंग को ओपन अप करने का काम कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज। देखो एक चीज याद रखो, जब मैं डीएनए रेप्लिकेशन फोक बना रही हूँ, ये रहा एक ये रहा। ठीक है, जब इसको मैं अलग अलग करूंगी तो एक स्टैंड ये रहा, एक स्टैंड ये रहा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ अंदर अंदर घुसेंगे? यहाँ अंदर अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये भी हल्का सा कॉइल्ड है। ये कैसे होगा? ऐसे स्ट्रेटन अप होगा, ये ऐसे स्ट्रेट होगा, और ये भी ऐसे स्ट्रेट होगा। सॉरी, ये ऐसे स्ट्रेट होगा। क्लियर? तो ये स्ट्रेटनिंग का काम कौन करेगा? ये करेगा टोपोआइसोमर्स करेगा सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट। सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट करता है ऑफ वन स्टैंड, ऑफ ईच स्टैंड कर लो। क्लियर है बच्चा? सोनल समझ में आया? परिणीता वीडियो क्यों ऑफ है? दिव्या ठीक है बाबू? सो अल्टीमेटली अब यहाँ पर आपके देखो हेलिकेस एंजाइम आके बाइंड कर गया। ठीक है, उसके बाद आपका एसएसबीज यहाँ आके बाइंड कर गए, और कौन आके बाइंड कर गया? आपका टोपोआइसोमरेज आके बाइंड कर गया। क्लियर है बाबू? एक चीज और नीट के लिए इंपॉर्टेंट, हेलिकेस एंजाइम रिक्वायर्स एटीपी। इसकी बाइंडिंग में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। क्लियर है बच्चों? अब अल्टीमेटली अब आपका जो फोक बना है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये इसे रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। ये ओपन अप हो गया, एक ये रहा स्टैंड और एक ये रहा स्टैंड। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पोलैरिटी याद रखना, 5' to 3', 3' to 5'। पोलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आगे काम आएगी इसलिए बता रही। क्लियर? आपकी इनिशिएशन हो गई है, आपकी इनिशिएशन हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इधर देखो बच्चों, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पेयरिंग अप करनी है। अब मुझे क्या करना है? ये चीज करनी है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग अप करनी है। सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग अप करने के लिए आई रिक्वायर्ड अ प्राइमर। क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? आरएनए प्राइमर। ठीक है, सो आरएनए प्राइमर लिखो। A short chain of RNA is formed on a DNA template. A short chain of RNA is formed on the DNA template. Okay, what do you mean by template? टेम्पलेट वो रेफरेंस होता है जिसके अगेंस्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वाला, दिस विल बी एक्टिंग एज डीएनए टेम्पलेट, दिस विल बी एक्टिंग एज अ डीएनए टेम्पलेट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सो डीएनए टेम्पलेट इज अ रेफरेंस टू विच, डीएनए टेम्पलेट इज अ रेफरेंस टू विच
आपका क्या होता है, आरएनए प्राइमर, मतलब नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आपके अटैच होते। क्लियर है बच्चा? आगे लिखो। द एंजाइम यूज्ड फॉर आरएनए प्राइमर इज प्राइमरेज। प्राइमरेज, ये लो। हाँ, येलो, प्राइमरेज। इसने क्या किया, इस एंजाइम ने यहां पर 3' एंड की तरफ, याद रखना, इस एंड की तरफ एक प्राइमर अटैच कर दिया। एंड जरूर याद रखना, अगली क्लास में बताऊंगी नहीं। यहां पर इस जगह एक प्राइमर ऐड। क्लियर है बच्चों? अब आपका प्राइमर बन चुका है। अब आपके पास क्या बन गया, प्राइमर बन गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है, ए के अपोजिट स्टैंड पे टी आएगा, टी के अपोजिट स्टैंड पे ए आएगा, जी की जगह सी आएगा, सी के स्टैंड पे जी आएगा। ठीक है, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी है। और उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से उनको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है बच्चा इतना? क्लियर है? चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट चीज कौन मुझे बताएगा, फोर्थ पॉइंट। आपको रॉ मटेरियल न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए अब आपको। सो सेल में न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में। उन ट्राइफॉस्फेट्स को किसमें चेंज करना होगा हमें, Monophosphates. मोनोफॉस्फेट्स में, राइट दिपरा। एंड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम Phosphorylase. फॉस्फोरिलेज, राइट, पायरोफॉस्फोरिलेज और फॉस्फोरिलेज। क्लियर है? लिख लो इस बात को। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डी एंड एमपीज। एमपीज मतलब न्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट। इसमें सबको चेंज करना। क्लियर है बच्चों इतना? चलो आज की क्लास इतनी ही लूंगी।